बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ द मॉडर्न एज, अ गर्ल बाय इज़रा पाउंड। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशल पोम जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न एज का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना बायोग्राफी ऑफ पोइट पढ़ते हैं कि पोइट था कौन और कब पैदा हुआ, सही है। तो इसका जो फुल नेम था इज़रा वेस्टर्न लूमीज पाउंड, सही है। वैसे इसको शॉर्टकट में बोला जाता है इज़रा पाउंड। फुल नेम इसका इज़रा वेस्टर्न लूमीज पाउंड। He was born on 13th October 1885 and died on 13th October 1885 and died on 1st November 1972. He was the American poet। ये जो था ये अमेरिकन पोइट था, अमेरिका में पैदा हुआ था, सही है। ये एक अमेरिकन पोइट था और ये मॉडर्निस्ट जो एज थी, सही है, उसकी एक ही वॉज द मोस्ट क्रूशल फिगर ऑफ द मॉडर्न एज। तो इसने मॉडर्निस्ट जो एज की मतलब मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी पोइट्री की, इसका बहुत ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडर्न एज मूवमेंट। ओके, तो मॉडर्निस्ट जो पोइट्री की मूवमेंट थी इसने ही वॉज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। तो वर्ल्ड वार जो टू थी उसी के मतलब उसी में ही इसका बहुत अच्छा किरदार रहा है। तो ये मतलब पोइट्री के हिसाब से इसने वर्ल्ड वार टू और वर्ल्ड वार हो जाती है उसके बारे में इसने बहुत कुछ लिखा है, सही है। और ये जो जाना जाता है ये बहुत मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन ये इसने पोइट्री कभी स्टार्ट की, ये अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1910 से लेकर 1920s या 30s में इसने पोइट्री जो है ना इसने कंट्रीब्यूट शुरू की, मतलब पोइट्री लिखना शुरू की थी। और ये अ मूवमेंट स्ट्रेसिंग अ प्रिसिशन इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। तो इसकी जो इसने जो पोइट्री लिखी थी वो बिल्कुल शॉर्ट कम प्रिसाइज लिखी थी। एक ही रोट द पोइट्री इन अ कॉन्साइज एंड प्रिसाइज वे। सही, इसकी जो पोइट्री थी ये ही स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिसिशन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज जो है ना पोइट्री की उसी भी बहुत इसने जो है ना फोकस किया कि पोइट्री की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो इसने एक इमेजिज्म मूवमेंट स्टार्ट की थी, सही है। तो इसका जो मॉडर्न इमेजिज्म मूवमेंट था उसका मतलब ये होता है कि इसने ये बोला कि अगर पोइट्री बंदा लिख रहा है, सही है, एक बंदा जो पोइट्री लिख रहा है उसी में एक सिर्फ इमेज होना चाहिए, एक एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए। ही सेड गुड बाय टू द विक्टोरियन एज। जो विक्टोरियन एज थी उसमें एक फ्लावरी लैंग्वेज लिखी जाती थी, सही है। फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब होता है कि एग्जैजरेशन बहुत की जाती है उसमें। पोम लिख रहे हैं एक चीज़ पे उसकी एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा करते थे, सही है। विक्टोरियन पोइट्री, विक्टोरियन जो पोइट्स थे, तो इसने एक इमेजिज्म मूवमेंट मतलब स्टार्ट की जो मतलब बिल्कुल एक पोइट्री को बिल्कुल इमेज की तरह एक मिरर, ऐसे लगता है कि एक आगे सामने एक मिरर है उसको हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल प्रिसाइज वे में इसने लिखी पोइट्री। चलें तो हम इसका पोम पढ़ते हैं। आज का पोम जो है वो अ गर्ल है, सही है। उसको हम पढ़ते हैं कि उसकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। सॉरी, उसके हमें पहले पता होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है उस पोएम का, सही है। अ गर्ल का पहले हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना पोएम हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये पोम जो है ना ये बेस करता है ग्रीक मैथोलॉजी। जो ग्रीक मैथोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो ग्रीक्स में उनके मिथ्स होती थी, मतलब एक गॉड्स होते थे, उनकी कहानी गॉड्स और गॉडेसेस। उनके ज़माने में जो हर चीज़ के अपने अपन गॉड्स होते थे ना, तो उसको हम ग्रीक मैथोलॉजी बोलते हैं। उसी के बेस पर उसको सामने रखकर ये इज़रा पाउंड ने ये पोएम लिखी है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो अपोलो, डेफनी, एरोस और पीनियस, ये मतलब एक ये गॉड्स हैं, सही है। अपोलो जो था वो द सन गॉड इसको जाना जाता है, ये मतलब एक खुदा था, सही है। और एक डेफनी जो निम्फ थी, ये शी वाज द गॉडेसेस ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स। तो मसला क्या होता है कि अपोलो जो होता है, डेफनी जो होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, एल्योरिंग होती है, सही है। तो ये अपनी वर्जिनिटी कायम रखने के लिए मतलब ये बोलती है कि मैं कभी भी शादी वगैरह नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही मतलब रहूँगी, सही है, वर्जिनिटी पाक रखने के लिए। तो अपोलो जो होता है वो उस पर आशिक हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं शादी करूँगा इससे, सही है। वो इसके पीछे पीछे होता है। और एरोस जो होता है वो ग्रीक नेम, इसका नाम होता है क्यूपिड, ये गॉड ऑफ लव होता है, सही है। तो अपोलो एक मतलब क्या करता है, एरोस को इंसल्ट करता है। ही इंसल्टेड द एरोस बिकॉज ही सेड हिम दैट यू डोंट हैव इनफ पावर नाउ, यू हैव लॉस्ट ऑल द पावर्स विच वंस यू हैव। तो एक मतलब जो मतलब आपके पास जो पावर्स होते थे लेकिन उनको या आपके ख़त्म हो गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये था कि वो चाहता था कि इसको डेफनी को एक ऐसा तीर लगाए जैसे वो मुझसे लव करना चाहे, लव करे। तो एरोज को गुस्सा आ गया और दोनों को, अपोलो को वो तीर मारा जो मतलब एक लव का तीर था, सही है। और डेफनी को हेट वाला, दोनों तीर उसको, एक को हेट वाला एक को लव वाला। तो अपोलो को ज़्यादा लव हो गया और डेफनी को जो है ना वो मतलब हेट हो गई अपोलो से। तो अपोलो उसके पीछे पीछे डेफनी अपनी वर्जिनिटी बचाने के लिए, तो एक पीनियस द गॉड ऑफ रिवर होता है उसका, डेफनी का ये बाप होता है, सही है। तो उसको ये बोलती है कि मुझे जो है ना एक दरख्त में जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दो जैसे मैं अपनी वर्जिनिटी रख सकूँ, पाक रख सकूँ, मैं जैसे इनसे बच सकूँ। तो पीनियस क्या करता है, उसको दरख्त में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अभी ये जो डेफनी है वो दरख्त है और अपोलो एक अपोलो जो है ना गॉड है, सही है। तो जो हम अगल अभी पढ़ेंगे उसका फुल डिस्क्रिप्शन अभी आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब है इसका। तो अभी डेफनी जो है ना वो एक ट्री है। तो फर्स्ट जो ये स्टैंड था ये इट इज़ नरेटेड बाय द डेफनी, मतलब शी नाउ शी इज़ द ट्री। तो
द ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड्स, तो अभी ये डेफनी बोल रही है कि ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड्स, जो दरख्त है वो मेरे अंदर हाथों में जो है ना वो इंटर हो चुका है, मतलब एक दाखिल हो चुका है। द सेप हैज़ असेंडेड माई आर्म्स, जो उसकी मतलब एक उसकी जो है ना एक लिक्विड टाइप एक सब्सटेंस होता है वो, मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथों में अभी जो है ना वो पिघल रहा है। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट, अभी क्या बोल रही है, जो ट्री है वो मेरे ब्रेस्ट में, मतलब मेरे सीने में। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट डाउनवर्ड, मतलब ये क्या है, जो ट्री है वो मेरे सीने में तो मतलब एक ग्रो हो रहा है, पैदा हो गया है, जो मतलब ये ना डाउनवर्ड, मतलब पूरे जिस्म से नीचे से लेकर ऊपर ये ग्रोन हो चुका है। द ब्रांचेज ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स, अभी जो मतलब एक दरख्त होता है वो पैदा होता है तो उसकी ब्रांचेज भी होती हैं, सही है। तो इसकी जो ब्रेस्ट में जो दरख्त पैदा हुआ है उसका जो ब्रांचेज निकल रहे हैं वो बोल रही है कि ऐसे निकल रहे हैं जैसे मेरे आर्म से, मतलब एक बाजों की तरह जो है ना वो उसकी ब्रांचेज निकल रही हैं, शाखें निकल रही हैं, सही है। तो ये अभी इट इज़ नरेटेड बाय डेफनी हु इज़ नाउ करंटली एज ट्री, ओके। तो जो दूसरी स्ट्रिंग है वो कौन नरेट कर रहा है, वो अपोलो नरेट कर रहा है। ये बोल रहा है कि ट्री यू आर, ये उसको बोल रहा है डेफनी को कि आप अभी दरख्त हैं। मोस यू आर, मोस का मतलब होता है कि छोटा सा ऐसा दरख्त जो जिसके पत्ते वगैरह अभी नहीं होते, वो ब्रांचेज अभी मतलब पैदा हो रही होती हैं, सही है। यू आर वायलेट्स विद विंड्स अबव देम, ये बोल रही है एक आप मतलब एक हवा की तरह हो, सही है। अ चाइल्ड सो हाई यू आर एंड ऑल दिस इज फॉली टू द वर्ल्ड, अभी ये बोल रहे हैं चाइल्ड सो हाई यू आर, ये बोल रहा है कि अभी तुम तो बच्चे हो, सही है, मतलब सबसे ऊंचे, लेकिन ये दुनिया तो फॉली है, फुल इट वांट्स ओनली फन, तो दुनिया जो है ना वो पानी देखती है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं उसको महसूस होता। तो इस स्टेंडा का ये मतलब होता है कि वो जो बोल रहा है इसको, आप मतलब एक डेफनी थी, सही है, आप एक अट्रैक्टिव थी, एक एल्यूरिंग फिगर थी, लेकिन आपको एक उस पर नाज करना चाहिए था, सही है। यू वुड हैव टू बी हैप्पी, मतलब आप खुश होना चाहिए था, लेकिन एक आपने क्या किया कि खुद को एक मतलब एक दरख्त में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपनी जो आपकी मतलब खूबसूरती थी उस पर आपको नाज करना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की। आप क्या चाहती थी कि मुझे दुनिया वाले देखेंगे कि मैं अपनी वर्जिनिटी बचा के रखी हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया जो है ना वो कुछ भी नहीं देखती, एक सिर्फ फॉली है, मतलब एक सिर्फ फानी देखती है, सही है। किसी को परवाह नहीं होती। आप अभी बन गए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सही है, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सही है। तो मतलब ये हुआ कि जो भी आप कुछ कर रहे हो कोई दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपने किया है जिसके लिए भी किया है दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसके हम थीम्स की बात करें तो इसका एक पहला थीम ये है कि क्लासिकल एल्यूजन था। एल्यूजन का मतलब ये होता है कि वो एक जो पिछले पास में जो भी चीज़ें गुजर गई होंगी उसके साथ एक मतलब एक रेफरेंस देना कि ये चीज़ें थी। तो ये क्लासिकल एल्यूजन है, ग्रीक मैथोलॉजी है। और उसका दूसरा जो थीम हो सकता है ये लव और हेट, लव जो आपको इसको अपोलो को था और हेट जो है ना डेफनी को थी, सही है।